गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको लैंगिक जनन में प्राणियों के जीवन चक्र की प्रवस्थाओं पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि लैंगिक जनन में प्राणियों के जीवन चक्र की प्रवस्थाओं को तीन प्रवस्थाओं में बांटा गया या तीन भागों में बांटा गया। पहला था किशोर अवस्था, दूसरा था प्रजनन अवस्था और तीसरा था आपका जीर्ण अवस्था, जिसमें हमने आपको बताया कि पुष्पीय पादपों में जो प्रजनन अवस्था होती है, ठीक है, पुष्पीय पादपों में प्रजनन अवस्था जो होती है वो पुष्प निर्माण के साथ क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। किसके साथ प्रारंभ हो जाती है? पुष्प निर्माण के साथ क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। और आपको बताया कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उन पुष्पीय पादपों में पुष्प धारण करने के आधार पर जो प्रजनन होता है उन प्रजनन की दृष्टि से उन्हें कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक था मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। अधिकांशतः जो पादप होते हैं हमारे वो सभी किसके अंदर आते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, बाजरा है, चना है आदि। ठीक है। दूसरा, कुछ बहुवर्षीय पादप भी कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे मैंने बताया मेलेकाना बॉम्बिसाइड जो बांस की एक प्रजाति होती है जो 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में होता है और उनमें केवल एक बारी क्या है? पुष्प धारण होता है, यानी कि एक बारी उनमें पुष्प आते हैं। नीलक कुरंजी का जो पादप होता है उसमें 12 वर्ष में केवल एक बारी क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। पॉलीकार्पिक ऐसे बहुवर्षीय पादप जो अपने जीवन काल में, ठीक है, केवल अनेक बार, ऐसे बहुवर्षीय पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार क्या है? पुष्प धारण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक पौधे कहा जाता है। उसके बाद हमने जीर्ण अवस्था के बारे में बात की थी कि प्रजनन अवस्था के पश्चात जो जीव होते हैं उनकी शारीरिक संरचना में और कार्यकी में धीरे धीरे क्या आती जाती है? क्षय होता जाता है, उस कार्यकी में कमी आती जाती है, जिसके फलस्वरूप उन जीवों की संरचना, उनके अंग और तंत्रों में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जीव जो होते हैं वो प्राकृतिक मृत्यु को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। आपको मैंने बताया अपरास्तनी जो मादाएं होती हैं, ठीक है, अपरास्तनी जो मादाएं होती हैं उनके अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो जीवों के शरीर के अंदर क्या करते हैं? निरंतर रूप से उनमें क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। तो मैंने बताया अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उनके अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो जीवों के शरीर के अंदर निरंतर रूप से क्या है? चक्रीय परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की मादाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की जो मादाएं होती हैं उनके शरीर में दो प्रकार के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। एक होता है रस चक्र और दूसरा होता है मस चक्र। रस चक्र मैंने आपको बताया खास तौर से प्राइमेट जंतुओं के अंदर रस चक्र पाया जाता है। ठीक है। रस चक्र जो होता है यानी कि रजो दर्शन मैंने आपको बताया मादाओं के द्वारा, ठीक है, मादाओं के होने से पहली बार होने वाले रक्तस्राव को रजो दर्शन कहा जाता है। रजो दर्शन की जो अवधि होती है वो 3 से 5 दिन तक होती है। मादाओं में अंडोत्सर्ग के पश्चात, ठीक है, 27वें 28वें दिन उनके अंदर रजो दर्शन 3 से क्या है? 5 दिन तक होती है तथा रजो निवृत्ति की जो अवधि होती है वो मादाओं में 45 से कितनी होती है? 50 वर्ष होती है। आपको मैं बता दूं प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उनमें रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति की जो अवस्था होती है, रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति की क्रिया के दौरान मादाओं का जो अंडाशय होता है उस मादाओं के अंडाशय में और उनके जनन मार्गों में क्या हो जाता है? निरंतर रूप से क्या होते हैं? वो विकसित होते हैं। प्राइमेट स्तनधारियों में रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति की क्रिया के दौरान
मादाओं के अंडाशय के अंदर और उनके जनन मार्ग क्या होते हैं, विकसित होने के साथ साथ उनके द्वारा क्या है, हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। उनके द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। इस दौरान मादाओं का जो जनन मार्ग होता है, ठीक है, और जनन मार्ग का क्या होता है, अंतः स्तर होता है। तो उस जनन मार्ग का, मादाओं के जनन मार्ग का जो अंतः स्तर होता है वो नियमित रूप से रक्त के रूप में, अपशिष्ट रक्त के रूप में उनके शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, रस चक्र कहते हैं। रस चक्र में मादाओं के अंदर संभोग करने की इच्छा जागृत नहीं होती है। क्या नहीं होती है, संभोग करने की इच्छा जागृत नहीं होती है। और ये रस चक्र होता है वो मादाओं के अंदर नियमित रूप से, ठीक है, मादाओं के अंदर नियमित रूप से क्या है, मादाओं में प्रत्येक माह क्या है, चलता रहता है। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो मध चक्र पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध चक्र। देखिए मध चक्र क्या है उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12, लेसन फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओस्ट्रियस साइकिल। ओस्ट्रियस साइकिल पर हम बात करेंगे, मध चक्र पर बात करेंगे, ठीक है। मध चक्र क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओस्ट्रियस साइकिल। सबसे पहले में जानकारी होनी चाहिए कि हमने आपसे बोला कि मादा जो स्तनधारी होते हैं या अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उनके अंडाशय के अंदर चक्रीय क्या होते हैं, अंडाशय, और उन अंडाशय से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनसे उनके शरीर के अंदर निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसी आधार पर उन मादाओं को, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक था रस चक्र और दूसरा था मध चक्र। तो मध चक्र में आपको बता दूं ये मध चक्र जो होता है वो मोस्टली एप्राइमेट जंतुओं के अंदर पाया जाता है। एप्राइमेट जंतुओं के अंदर पाया जाता है। एप्राइमेट जंतु जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंटनी है, ठीक है, ऊंट या, ठीक है, ऊंटनी है, ठीक है। ये सारे जंतु किसके अंतर्गत आते हैं, हिरण है। तो ये सारे जंतु किसके अंदर आते हैं, एप्राइमेट जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। और एप्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं, एप्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उनके अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनमें चक्रीय क्या है, परिवर्तन होते हैं। और उनमें जो चक्रीय परिवर्तन होने की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मध चक्र कहते हैं। हमने बोला कि एप्राइमेट जो जंतु होते हैं उन एप्राइमेट जंतुओं के अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले हार्मोन, अंडाशय से क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं हार्मोन। तो अंडाशय में और उनसे उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोनों में क्या होता है, चक्रीय रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। एप्राइमेट जंतुओं के अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों के अंदर चक्रीय परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसे क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि मध चक्र क्या है। तो एप्राइमेट जंतुओं के अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों में, ठीक है, उत्पन्न होने वाले हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को मध चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। अब देखिए इन जंतुओं में किस तरीके से मध चक्र उत्पन्न होता है, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी के अंदर, ठीक है। तो देखिए जो मादा भैंस होती है, ठीक है,
मादा गाय होती है या भैंस होती है, तो उनके अंदर क्या है, इन जंतुओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि इन जंतुओं के अंदर कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है। और जैसे इन जंतुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, उनके अंदर क्या है, उनके रक्त के अंदर क्या है, मिल जाता है, ठीक है। देखिए एप्राइमेट जंतु जो होते हैं उनके अंदर जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन किस में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रक्त में क्या हो जाता है, मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है, तो उन मादाओं के अंदर क्या है, उन मादाओं के शरीर के अंदर क्या हो जाती है, उत्तेजना क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। रक्त में मिलने पर उन जंतुओं के शरीर में क्या हो जाती है, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। और जब उनके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है तो वे जंतु संभोग करने के लिए क्या हो जाते हैं, उनमें संभोग करने की इच्छा क्या होती है, तीव्रतम क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उन जंतुओं में संभोग करने की इच्छा क्या हो जाती है, तीव्रता से क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। यदि इस दौरान वो मादा जंतु किसी नर जंतु से सहयोग कर लेते हैं तो नई संतति होने की संभावना कैसी रहती है, प्रबल होती है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं मध चक्र क्या है। मध चक्र एप्राइमेट जंतुओं में होता है। कौन कौन से एप्राइमेट जंतु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। इन जंतुओं में एप्राइमेट जंतु जो होते हैं, इन सभी जंतुओं के अंदर अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं और हार्मोनों के उत्पन्न होने पर उनमें निरंतर चक्रीय परिवर्तन चलता है, आपको पता है। और उस चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। मैंने बताया कि मध चक्र कैसे होता है उनके अंदर, हाउ टू ऑस्ट्रियस साइकिल टेक्स प्लेस इन दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनमें मैंने बताया कि एप्राइमेट जंतुओं के अंदर अचानक से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है तो उनमें क्या है, उनके रक्त में ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब मिश्रित हो जाता है तो उन जंतुओं में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और उत्तेजना उत्पन्न होने पर उन जंतुओं में संभोग करने की इच्छा क्या हो जाती है, तीव्रतम जागृत हो जाती है। जिसके फलस्वरूप यदि ये जंतु यदि किसी नर पशु से सहयोग करते हैं तो नई संतति निर्माण होने की क्या रहती है, प्रबल संभावना रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जंतुओं के अंदर क्या होता है, मध चक्र होता है। आपको मैं बता दूं, देखिए विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में मध काल की जो अवधि होती है वो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न जो जंतु हैं, ठीक है, उन भिन्न भिन्न जंतुओं में मध काल की अवधि कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे गाय जो होती है उसके अंदर जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन रक्त में मिलेगा, या भैंस होगी उसमें जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होगा तो वो 18 घंटे तक उनके अंदर उत्तेजना रहेगी। इस दौरान वो संभोग करने के लिए उनमें इच्छा तीव्रतम जागृत होगी, ठीक है। तो ये 18 घंटे क्या है, उनके मध काल की अवधि होती है, ठीक है। तो गाय भैंस के अंदर मध काल की अवधि कितनी होती है, यानी कि 18 घंटे होती है। जैसे कुत्ता और बिल्ली के अंदर, ठीक है, मधकाल की जो अवधि होती है वो 1 हफ्ता होती है। कुत्ता और बिल्ली के अंदर मधकाल की अवधि कितनी होती है, 1 हफ्ता होती है। देखिए मधकाल की अवधि के आधार पर, ठीक है, मधकाल की अवधि के आधार पर एप्राइमेट जंतु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मधकाल की अवधि के आधार पर, मधकाल की अवधि के आधार पर, मधकाल की अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर, मधकाल की अवधि के आधार पर जंतुओं के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओस्टियस पीरियड, जंतुओं के प्रकार। देखिए मधकाल की जो अवधि होती है
मध्यकाल की जो अवधि होती है उसके आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोएस्टस, देखो इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे मोनोएस्टस, और दूसरा होता है बाइएस्टस, बाइएस्टस। ठीक है, देखो इस तरीके से हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे? मोनोएस्ट्रस, और दूसरा क्या लिखेंगे? बायोएस्ट्रस लिखेंगे, बायोएस्ट्रस। देखिए मोनो का अर्थ होता है एक, और एस्ट्रस का अर्थ होता है ओस्ट्रियस पीरियड यानी कि मध्यकाल। अर्थात ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि, ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि संपूर्ण यानी कि 1 वर्ष के अंदर केवल एक बार ही आती है। या हम कह सकते हैं ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में केवल एक बार ही आती है, 1 वर्ष में केवल एक बार ही आती है, उसे क्या कहा जाता है? मोनोएस्ट्रस कहा जाता है। जैसे हिरण है, पूरे साल के अंदर केवल एक बार ही उनके अंदर क्या है? मध्यकाल की अवधि होती है। ठीक है, उनमें मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? केवल एक वर्ष में केवल एक बार ही आती है। जैसे भैंस के अंदर भी एक बार ही आती है 1 साल के अंदर, गाय के अंदर भी क्या है? 1 साल के अंदर एक बार ही आती है। ठीक है, देखिए बाइएस्ट्रस के बारे में बात करते हैं। बाइएस्ट्रस क्या है? बाई का अर्थ होता है 2 और एस्ट्रस का अर्थ होता है मध्यकाल। ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में कितने बार आती है? 2 बार आती है। ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल जो होता है उसकी अवधि 1 वर्ष में कितनी बार आती है? 2 बार आती है। तो ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में कितने बार आती है? 2 बार आती है, उसे क्या कहा जाता है? बाइएस्ट्रस कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में कितने बार आती है? 2 बार आती है, वो बाइएस्ट्रस। और ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष में केवल एक बार ही आए तो वो कहलाएगा मोनोएस्ट्रस। देखिए बाइएस्ट्रस में मैं आपको बता दूं कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें मध्यकाल की अवधि, भेड़ है, बकरी है, इनमें मध्यकाल की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष में कितने बार आती है? 2 बार आती है। तो अब तक हम जो आपसे चर्चा कर चुके हैं वो हमने पढ़ा है कि अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उनके अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले हार्मोन जो होते हैं, उत्पन्न होने वाले हार्मोनों से जीवों के शरीर में क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। और जीवों के शरीर में 2 प्रकार के चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिनमें एक चक्रीय परिवर्तन होता है रस चक्र का और दूसरा कौन सा होता है? मध चक्र का। रस चक्र जो होता है वो प्राइमेट जंतुओं में होता है, मध चक्र जो होता है वो अप्राइमेट जंतुओं के अंदर होता है। ठीक है, रस चक्र के अंदर हमने बताया कि संभोग करने की इच्छा क्या है? जागृत नहीं होती है। मध चक्र के अंदर संभोग करने की इच्छा क्या है? जागृत होती है। ठीक है, देखिए रस चक्र की जो अवधि होती है वो 3 से 5 दिन होती है, प्रत्येक माह 27 से 28 दिन होता है। मध चक्र की जो अवधि होती है वो आपको मैंने बता दिया है कि भिन्न भिन्न जंतुओं में मध चक्र की अवधि कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। एक प्रकार से हमने यहाँ पर अंतर पर भी क्या है? बात कर ली। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। लैंगिक जनन के प्रमुख घटनाएं। एमिनेंट इवेंट्स ऑफ sexual reproduction, eminent events of sexual reproduction।
लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। आपको बता दें कि जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, उन लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर श्रृंखलाबद्ध घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। और ये श्रृंखलाबद्ध जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जीवों में ये श्रृंखलाबद्ध जो घटनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। लैंगिक, हमने आपको बोला है लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। तो जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें लैंगिक जनन की घटना जो होती है वो श्रृंखलाबद्ध घटित होती है। और ये घटनाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती हैं, 3 होती है। नंबर 1, निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज। दूसरी जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं निषेचन अवस्था। निषेचन अवस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन फेज के नाम से इसे जानते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है, निषेचन पश्चावस्था। निषेचन पश्चावस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज के नाम से इसको जानते हैं। तो लैंगिक जनन की ये 3 प्रमुख घटनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों घटनाएं, इनमें से कई बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आ चुका है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम निषेचन पूर्व अवस्था के बारे में, ठीक है। जीवों में निषेचन से पूर्व, जीवों में, ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर निषेचन से पहले 2 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। जिन जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है उन जीवों में निषेचन से पहले 2 प्रमुख घटनाएं कौन सी घटती है। तो सबसे पहले निषेचन से पूर्व जीवों के अंदर 2 प्रकार की घटनाएं घटती है। सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का क्या है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरी जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। यानी कि निषेचन पूर्व अवस्था होती है, इस प्रवस्था के अंदर 2 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। पहला है युग्मकों का निर्माण होता है और दूसरा क्या है, युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, ठीक है। पहला गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया होती है और दूसरे में गैमेट फ्यूजन की क्रिया होती है, ठीक है। ये 2 घटनाएं यहाँ पर क्या होती है, घटित होती है। अब युग्मकों के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। देखो युग्मकों का निर्माण किस तरीके से होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। पहला पॉइंट में बात करने जा रहे हैं युग्मकों का निर्माण, ठीक है। देखो भी पहला बिंदु है हमारा युग्मकों का निर्माण। गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, देखिए युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आपको मैंने बताया लैंगिक जनन की क्रिया में कौन भाग लेता है, जनक जो होते हैं वो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। जनक वो होते हैं वो जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं।
और लैंगिक जनन आपको मैंने पहले बताया कि लैंगिक जनन जो होता है वो द्विजनकीय होता है, बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है? बाई पेरेंटल होता है, द्विजनकीय होता है। एक होता है नरजनक होता है, दूसरा कौन सा होता है? मादा जनक होता है। मैंने आपको बताया मादा जनक को इस चिन्ह के द्वारा, नर जनक को इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मनुष्य में हम बात करें युग्मकों के निर्माण के लिए, तो नर के अंदर मैंने बताया है कि प्रमुख जननांग का नाम क्या होता है? वृषण होता है, टेस्टिस होता है। नर में प्रमुख जननांग का नाम क्या होता है? टेस्टिस होता है। मादाओं के अंदर प्रमुख जननांग का नाम क्या होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होती है। ठीक है, इन वृषणों के अंदर क्या होता है? युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। वृषणों में किसका निर्माण होता है? युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाशय में भी क्या होता है? युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। जब वृषण और अंडाशय में युग्मकों का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, जब अर्धसूत्रीय विभाजन वृषणों में होगा तो क्या होगा? यहाँ पे शुक्राणु का क्या होगा? निर्माण होगा। शुक्राणु को ही हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। और इस नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित होती है। और इसकी संरचना आप देख लो इस प्रकार की है। ऐसे आप देख रहे हो इसकी संरचना इस प्रकार की। ऐसे अंडाशय के अंदर जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा, ओव्यम का निर्माण होगा। या अंडाणु न कहें तो इसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, और जब मादा युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? अगुणित होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मनुष्यों में युग्मकों का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन होने पर जो नर युग्मक होता है उसका आकार कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। नर युग्मक का आकार कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, और मादा युग्मक जो होता है उसका आकार ऐसा है। ठीक है, मादा युग्मक का आकार गोलाकार होता है। नर युग्मक का जो संरचना होती है, आकार जो होती है वो स्पून लाइक होती है, चम्मच के आकार की होती है। और ये दोनों युग्मकों का आकार जब भिन्न भिन्न प्रकार का है तो जब युग्मकों का आकार, ठीक है, युग्मकों की जो संरचना होती है वो उनका आकार अगर अलग अलग होगा तो उनकी कार्य की भी कैसी होगी? अलग होगी। ठीक है, देखो दोनों का आकार कैसा है? अलग अलग है, तो इनकी कार्य की भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। जब संरचना और कार्य की कैसी हो? अलग अलग हो, तो इस प्रकार की युग्मकों को क्या कहा जाता है? विषम युग्मनजी युग्मक कहा जाता है। विषम युग्मनजी युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं अभी हम यहाँ भी पढ़ेंगे। युग्मकों का निर्माण पढ़ा है। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मनजी और दूसरे होता है विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, जिनमें युग्मकों का आकार कैसा होता है? युग्मकों की संरचना और कार्य की कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। युग्मकों की संरचना और कार्य की कैसी होती है? जिनके अंदर भिन्न भिन्न होती है। युग्मकों का आकार देखिए अलग है, यहाँ पे चम्मच के आकार का, यहाँ पे गोलाकार। संरचना अलग है तो इनकी कार्य की भी कैसी होगी? अलग होगी। तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मनजी कहते हैं। तो वे जीव जिनमें युग्मकों की संरचना और कार्य की, युग्मकों की संरचना और कार्य की कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? विषम युग्मनजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? विषम युग्मनजी कहा जाता है। और विषम युग्मनजी युग्मक मानव के होते हैं, भूरी शैवालों के होते हैं, या फ्यूकस नाम का एक क्या होता है?
फ्यूकस नाम का क्या होता है, एक शैवाल होता है, उसके अंदर भी विषम युग्मनजी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, युग्मक पाए जाते हैं। ये तो हमने जंतुओं में पढ़ा। ऐसे हम देखिए पादपों में भी बात करने जाते हैं। पादपों में देखिए पादप जो होते हैं उनके अंदर पुष्प जो होता है वो प्रमुख जननांग होता है। पुष्प क्या होता है, प्रमुख जननांग होता है। पुष्प में एक नर जननांग होता है, दूसरा कौन सा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। पुष्प में एक नर जननांग होता है, दूसरा कौन सा होता है, मादा जननांग होता है। देखिए जो नरजनांग होता है उसके अंदर क्या है, नरजनांग के रूप में पुष्पों में क्या पाया जाता है, पुंमुंग पाया जाता है। पुंमुंग को क्या बोलता है, एंड्रोसियम कहते हैं। मादाओं के अंदर क्या है, मादा जननांग के रूप में उनमें क्या पाया जाता है, जायांग या स्त्री केसर पाया जाता है। जायांग या क्या पाया जाता है, स्त्री केसर उनके अंदर पाया जाता है। देखो आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी तब बताया कि पुंमुंग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंमुंग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। पुंमुंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, एक इकाई को पुंकेसर, और जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। पुंकेसर के अंदर क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है, और परागकोश में क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ऐसे ही जो अंडक होगा उसमें बीजांड पाया जाता है। अंडक में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर क्या पाई जाती है, गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कैसे होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं दोनों के अंदर। किन के अंदर होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर भी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर। दोनों के अंदर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पर होता है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या है, गुरु बीजाणुधानी से किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है। लघु बीजाणु को हम आप परागकण बोल सकते हैं, या इसको आप लोग नर युग्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, नर युग्मक भी कह सकते हैं। और गुरु बीजाणु जो होता है इसको आप मादा युग्मक या अंडाणु भी कह सकते हैं, या अंड कोशिका भी कह सकते हैं। और इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। यानी कि एक बात सुन में आ गई कि जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी। चाहे युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो या द्विगुणित हो। युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो या द्विगुणित हो, परंतु युग्मकों का जब भी निर्माण होगा तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी। ठीक है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी। तो ये लघु बीजाणु हो गया, ये क्या हो गया, गुरु बीजाणु हो गया। दोनों गुण में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, अगुणित है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पादपों के अंदर और जंतुओं में किस तरीके से युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देखें तो दोनों युग्मकों का आकार देखिए समान है। जैसे शैवाल देखिए, मोस्टली जो शैवाल होते हैं, ठीक है,
सरल प्रकार की जो शैवाल होती है, जिसमें नॉन स्टॉप होता है, स्पायरोगायरा होता है, एनाबेना होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, इन सभी के अंदर जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। युग्मक किस प्रकार के होते हैं, आकार की दृष्टि से और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। और जब युग्मक आकार और आकृति की दृष्टि से समान हो तो ऐसे युग्मकों को क्या कहा जाता है, समयुग्मकी, ठीक है, या उन्हें समयुग्मनजी युग्मक कहा जाता है। तो आपको पता लग गया है युग्मनज यानी कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो युग्मकों का निर्माण समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे जा रहे हैं युग्मकों के प्रकार। युग्मकों के प्रकार देखिए, युग्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मनजी प्रकार के होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, विषम युग्मनजी प्रकार के होते हैं। हालांकि मैं आपको इन दोनों को पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार इनकी परिभाषा हम दे रहे हैं। समयुग्मनजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। समयुग्मनजी, सम का मतलब होता है समान, युग्मनजी का अर्थ होता है युग्मक, अर्थात वे जीव जिनमें युग्मकों का आकार, युग्मक जो होते हैं वो आकार और आकृति की दृष्टि से, साथ में कार्य की दृष्टि से भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समयुग्मनज। जैसे सरल शैवालों की मैंने बात की अभी, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, या आपका नॉन स्टॉक है, या एनाबेना है, इनके अंदर जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, समान आकार के होते हैं। जब आकार समान होगा तो कार्य भी उनका कैसा होगा, समान होगा। उस प्रकार के युग्मकों को क्या कहा जाता है, समयुग्मनजी युग्मक कहा जाता है। दूसरा आपको मैंने बताया विषम युग्मनजी युग्मक, इस प्रकार का मैंने भी आपको बताया था मानव के अंदर, ठीक है, कि वे जीव जिनमें युग्मक आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। आकार आकृति की दृष्टि से भिन्न होंगे तो वो कार्य की दृष्टि से भी कैसे होंगे, भिन्न होंगे। इस प्रकार की युग्मकों को क्या कहा जाता है, विषम युग्मनजी युग्मक कहा जाता है। जैसे आपको बता दो फ्यूकस के अंदर इस प्रकार का होगा, एक युग्मक का आकार बड़ा होगा तो दूसरे युग्मक का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये कार्य की दृष्टि से भी कैसे होंगे, भिन्न होंगे। इस प्रकार के युग्मकों को कौन से युग्मक कहा जाता है, विषम युग्मनजी युग्मक कहा जाता है। तो युग्मकों के प्रकार आपके समझ में आगे होंगे कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समयुग्मनजी और दूसरे कौन से होते हैं, विषम युग्मनजी। तो आज जिन पे हमने आपसे चर्चा की है उनको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आज हमने आपसे चर्चा की थी वो मधुचक्र पर बात की थी। एप्राइमेट जंतुओं के अंदर मधुचक्र पाया जाता है। कौन से जंतुओं में, एप्राइमेट जंतुओं में मधुचक्र पाया जाता है। और इन जंतुओं के अंदर अंडाशय और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और उन चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है, मधुचक्र कहा जाता है। तो मधुचक्र की परिभाषा आपको मैंने बताया कि एप्राइमेट जंतुओं में या एप्राइमेट स्तनधारियों में, ठीक है, एप्राइमेट स्तनधारियों के अंडाशय एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोनों में, उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोनों से उन जीवों के शरीर में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मधुचक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुचक्र कहा जाता है।
उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि मध चक्र कैसे होता है, तो आपको बताया एप्राइमेट जो जंतु होते हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होगा तो वह एस्ट्रोजन हार्मोन उनके शरीर में उपस्थित जो रक्त होगा उस रक्त में वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, मिल जाता है। मिलने पर उन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि उत्तेजना पैदा होती है, जिससे वो जंतु उन जंतुओं में संभोग करने की इच्छा तीव्रतम क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। यदि ऐसे में वो जंतु किसी नर पशु के संपर्क में आते हैं तो नई संतति निर्माण होने की पूर्ण रूप से क्या रहेगी, संभावना रहेगी। उसके बाद हमने बताया कि मध्यकाल की जो अवधि होती है वो भिन्न भिन्न जंतुओं के अंदर भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने आपको बताया गाय के अंदर, भैंस के अंदर मध्यकाल की अवधि 18 से 20 घंटे होती है, जबकि भेड़ बकरी के अंदर मध्यकाल की अवधि 2-3 दिन के लगभग रहती है। हिरण के अंदर क्या है, कुत्ता बिल्ली के अंदर इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 1 हफ्ते के लगभग होती है। उसके बाद हमने आपसे चर्चा की कि मध्यकाल की अवधि के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं उनके बारे में बताया मोनोएस्टस, ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में 1 बार आती है, उन्हें मोनोएस्टस कहते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, हिरण है, ये सारे जंतु जो होते हैं वो मध्यकाल की अवधि 1 साल में 1 बार आती है। और ऐसे जंतु जिनमें मध्यकाल की अवधि 1 वर्ष में कितने बार आती है, 2 बार आती है। जैसे भेड़ के अंदर है, बकरी के अंदर है, कुत्ते के अंदर है, बिल्ली के अंदर है। देखिए मध्यकाल के बाद हमने आपसे बात की थी लैंगिक जनन के दौरान घटित होने वाले प्रमुख घटनाएं। तो लैंगिक जनन जीवों में जो जीव लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उन जीवों के अंदर लैंगिक जनन की जो घटनाएं होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या होती है, घटित होती है। और ये घटनाएं उन जीवों के अंदर 3 प्रकार से क्या होती है, घटित होती है। ठीक है, पहली मैंने बताया निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरी मैंने आपको बताया निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरी बताई निषेचन अवस्था और तीसरी बताई मैंने निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था जो होती है वो अवस्था होती है जिसमें जो जीव होता है वो कायिक अवस्था में होता है और इस दौरान उस जीव के अंदर तीव्रतम क्या होती रहती है, वृद्धि होती है। और प्रजनन अवस्था की प्रारंभिक अवस्था उनके अंदर क्या होती है, प्रारंभ होती है, यानी कि उनमें यौवनारंभ क्या है, काल प्रारंभ होता है। और जब यौवनारंभ काल अवस्था प्रारंभ होती है तो उस दौरान उन जीवों के अंदर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए हमने आपको बताया निषेचन पूर्व अवस्था जो होती है उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक निषेचन पूर्व अवस्था और दूसरी होती है एक होता है आपका युग्मकों का निर्माण और दूसरा होता है युग्मकों का संलयन। युग्मकों के निर्माण में मैंने बताया कि जीवों में 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण कैसे होता है उस पर मैंने आपको बता दिया कि पादपों में किस प्रकार से युग्मक बनते हैं, जंतुओं में किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। और आपको बताया कि युग्मक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मनजी और दूसरे कौन से होते हैं, विषम युग्मनजी। समयुग्मनजी वे जीव होते हैं जिनमें युग्मकों की संरचना और कार्य कैसी होती है, समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समयुग्मनजी। और ऐसे जीव जिनके अंदर युग्मकों की संरचना और कार्य की कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मनजी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि जो युग्मक होते हैं, ठीक है, उनके निर्माण के पश्चात क्या होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा और स्थानांतरण के बाद युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होता है। इन बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।